हाय गाइस। उम्मीद है कि मैंने बनाए हुए वीडियोस जो हैं एजुकेशनल वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। मैं चाहता हूं आप इन वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप जितना ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपको ऐसे ही वीडियोस भेजते जाऊंगा। ओके बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। इसके पहले आप लोगों ने जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपने कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको तीनों इक्वेशन समझ में आ गए होंगे और बच्चों उनकी बहुत प्रैक्टिस करो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन में जो अगला पार्ट आप पढ़ने वाले हो वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया जो कांस्टेंट है, जो बदलेगा नहीं, और सर्कुलर का मतलब होगा जो सर्कुलर, और मोशन यानी मूवमेंट, ये तो आप जानते ही हो। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप इस तरीके से समझो। अगर आप वॉच का जो सेकेंड हैंड है, राइट, इसके टिप को अगर आप ऑब्जर्व करो, ये टिप हो गया सेकेंड हैंड का, ये कंटिन्यूअसली इस वे से आगे बढ़ते रहता है, राइट। और ये कैसे आगे बढ़ रहा है? सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ रहा है, सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ रहा है। और एक कांस्टेंट टाइम में इसका जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ये क्या है? यूनिफॉर्म तो ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ में हो और कांस्टेंट हो उसे आप क्या कहते हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हो। ठीक है। अब एक बात और ध्यान दो, यहां पे जब ये सेकेंड हैंड राइट आगे बढ़ रहा है तो ये सेकेंड हैंड कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। समझो यहां से यहां पहुंचा तो ये इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। और साथ में क्या हो गया? इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ में अगर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है और साथ में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। क्योंकि याद रखना स्पीड खाली किस पे डिपेंड होता है? डिस्टेंस पर, मगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड होता है। हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पे जब ये सेकेंड हैंड कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है तो अपने डायरेक्शन को लगातार वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो फिर चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये जो सेकेंड हैंड मूव हो रहा है, राइट, हालांकि इसका मोशन जो यूनिफॉर्म है मगर एक ऐसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये 5 एग्जांपल में से फर्स्ट एग्जांपल आप ये कह सकते हो, आपको पता है सन, अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। अगर अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है और ये सर्कुलर पाथ हो गया, राइट, और साथ में इसका जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये भी क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, मीन्स द रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। दूसरा, अर्थ यहां पर है और मून इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, मीन्स द रिवॉल्विंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थर्ड एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। फोर्थ एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो कोई फैन है वो घूम रहा है
अब फैन के ब्लेड पर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। और फिफ्थ एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, द सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच इज इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये बात समझने के बाद बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी से आप कुछ पॉइंट को समझोगे। अब देखो ये एक्टिविटी एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब मैंने समझो यहां पर एक स्क्वायर बना दिया है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होकर के इस वे से जा रहा है, तो आप मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट जब इस रेक्टेंगल या स्क्वायर के साइड से होकर के गुजरेगा तो अपने डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करेगा? 4 टाइम चेंज करेगा। 1 2 3 4। अब अगर मैं इसके साइड को बढ़ा दूं और ऐसे कर दूं तो अब ये डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा? 1 2 3 4 5। ये पेंटागन हो गया। अब ऐसे हेक्सागन ऑक्टागन बनाते जाऊं तो जैसे जैसे मैं साइड बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे डायरेक्शन चेंज होने का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर मान लो मैंने इनफाइनाइट साइड्स कर दिए तो ये लगभग ये जो पॉलीगॉन है ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। और ऐसे समय ये कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? इनफाइनाइट टाइम पे डायरेक्शन चेंज करेगा। ये एक्टिविटी आपको क्यों दी गई है? खाली ये बात समझाने के लिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो बार बार क्या होता है? चेंज होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ में डायरेक्शन चेंज हो तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, राइट। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट, एक्सप्लेन इफ एन ऑब्जेक्ट इज in uniform circular motion it is also accelerated motion. Explain if an object is a uniform circular motion it is a accelerated motion. तो आप कहोगे when an object is in a uniform circular motion along with the displacement its direction changes every time, right, due to which its velocity changes, and change in velocity with respect to time is called as a acceleration. तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड फाइंड करना है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है ये इस वे से यहां से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यहां से चल रहा है। अब ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, यहां से चल करके ये ऑब्जेक्ट वापस यहीं पे आता है और यहां से यहां तक आने में इस ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है t। टाइम कितना लगता है? t। तो आप मुझे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मुझे उसका स्पीड फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? स्पीड इज इक्वल टू बच्चों होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब यहां से चला तो यहां पे वापस आने पर इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सरकमफरेंस के बराबर। तो यहां पे स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सरकमफरेंस अपॉन क्या आ जाएगा? टाइम। मतलब क्या आ गया? 2πr अपॉन टाइम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिया है और उस वक्त अगर सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है और वो एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करता है वो टाइम दिया है, और अगर आपको स्पीड पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से ये स्पीड जो है फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे आपके टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी जो है पेज नंबर 10 पे दी हुई है और उसमें का एक पैराग्राफ मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। When an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to change in direction. Change in velocity is only due to change in direction. Hence, it is an accelerated motion. When an object moves with a constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. When an object moves with a constant speed
along a circular path, the motion is called uniform circular motion. Example, the motion of a stone in a sling or that of any point on a bicycle wheel when they are in a uniform motion. मतलब अगर बाइसिकल चल रही है तो बाइसिकल का जो व्हील है उसका कोई भी एक पॉइंट जो हमेशा किस पे रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये समझने के बाद अब हम चलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते वक्त उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं आपको हेडिंग लिख देता हूं जो आपके टेक्स्ट बुक का हेडिंग दिया हुआ है और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। हेडिंग आपको दिया हुआ है डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ velocity, determining the direction of velocity in uniform circular motion, in uniform circular motion। ये लेसन जो है ना 10th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है 10th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट लेसन है ग्रेविटेशन उसमें यूज होते हैं। तो हेडिंग क्या है, डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो ऐसे वक्त में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, हर वक्त उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, तो आप कैसे क्या इस डायरेक्शन को फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम एक सर्कुलर डिस्क लेंगे, कुछ ऐसा। ये हमने क्या ले लिया, सर्कुलर डिस्क ले लिया। फिर इसके बीच में हम एक छेद कर देंगे और उसमें से एक पिन जो है वो हम इस वे से समझो, हाँ ये एक पिन, ओके। इसमें ऐसा किया गया है कि ये सर्कुलर डिस्क जो है रोटेट हो सके। यहां पे हमने क्या किया, एक 1 रुपीज का कॉइन रख दिया है। क्या रखा, 1 रुपीज कॉइन। अब अगर मैं इसे तेजी से रोटेट करता हूं, घुमाता हूं, तो अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो आप जानते हो कि जैसे ही डायरेक्शन में रोटेट होगा ये कॉइन क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। राइट, दिस कॉइन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो बच्चों अब अगर मैंने कॉइन यहां रखा और फिर इसको रोटेट किया तो ये कॉइन इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं कॉइन यहां रखूंगा, रोटेट करूंगा, कॉइन इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां रखूंगा, रोटेट करूंगा, कॉइन इस डायरेक्शन में जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर मान लो एक सर्कल है, क्या है, सर्कल। ये सर्कल को अगर मैं इस वे से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये सर्कल और ये लाइन, इसमें खाली एक ही पॉइंट कॉमन है। एक ही पॉइंट क्या है, कॉमन है। आप एक स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इस लाइन को आप कहते हो टैंजेंट। इस लाइन को आप क्या कहते हो, टैंजेंट। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये लाइन क्या हो गई, टैंजेंट हो गई। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो किसी पॉइंट के वेलोसिटी का अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है तो उस पॉइंट से मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। और वो जो टैंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, उस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये किस पे डिपेंड है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है। उस पोजीशन से आप क्या ड्रॉ कर दो, टैंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा। और ये टैंजेंट जो है रेडियस को परपेंडिकुलर होगा। ये जो टैंजेंट है जिसका डायरेक्शन आप फाइंड कर रहे हो ना, सेंटर, ये रेडियस, यहां से आपने टैंजेंट ड्रॉ किया तो ये टैंजेंट क्या रहेगा, रेडियस को परपेंडिकुलर रहेगा। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ विल यू फाइंड आउट the direction of velocity in uniform circular motion। तो आप कहोगे in uniform circular motion the direction of the velocity can be find out by drawing the tangent at that point which is perpendicular to the radius of the circle। The direction of the tangent at that point gives the direction of velocity
at that point। समझ गए? तो ये जो पार्ट था ये किसके बारे में था? डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जो न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हैं, ये एग्जाम में इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जो आगे आप पढ़ने वाले हो इस पर बेस्ड हैं। तो चलो इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब इसमें 3 लॉज हैं। ये जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं ये फर्स्ट लॉ के लिए है। अब पहले समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है और उसके बाद फिर सस्पेंस को हम ओपन करेंगे। अब ये क्या कह रहा है? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग? स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मान लो एक फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है, अगर वो वहीं पर पड़ी हुई है तो क्या वो फुटबॉल, अगर मान लो हवा नहीं चल रही है, कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या वो फुटबॉल अपने आप अपने प्लेस को चेंज करेगी? ऑफ कोर्स नहीं चेंज करेगी, राइट? मतलब स्टैटिक मतलब कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाए तब तक वो मूव नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, थोड़ी देर में इसका आंसर मिलेगा। द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट द बुक इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल। मान लो एक छोटी सी बुक जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है, आप उस बुक को आसानी से उठा लोगे, लेकिन अगर टेबल को उठाना हो तो उतना फोर्स सफिशिएंट नहीं होगा जितना फोर्स आपने बुक को उठाने के लिए लगाया था। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों? सबके रीजन थोड़ी देर में हम देखेंगे। फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। आपको किसी पेड़ के टहनी के ऊपर, राइट, पेड़ का टहनी, राइट, उस पर समझो कोई फ्रूट लगा हुआ है और आपको इसे तोड़ना है। पत्थर मार के नहीं तोड़ना, आप पेड़ पे चढ़ जाते हो, फिर उस टहनी को क्या करते हो? हिलाते हो। जैसे आप इस टहनी को हिलाओगे वो फल क्या होता है? गिर जाता है। क्यों होता है? उसका रीजन, एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम इवन इट इज स्विच ऑफ। फैन आपने स्विच ऑफ किया, क्या झटके के साथ रुकता है? नहीं, वो धीरे धीरे जाके रुकता है। स्विच ऑफ करने के बाद भी वो क्यों चलते रहता है? तो ये सब का रीजन ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। रीजन नहीं, हम कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छिपा हुआ है उस पर बेस है। तो ये सब के पीछे एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। ओके, अब इनर्शिया एग्जैक्टली क्या होता है? राइट, INE बच्चों, INERTI, इनर्शिया। पहले इसमें देखो, हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसमें इनर्शिया ऑफ स्टैटिक इनर्शिया होता है, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो उसमें एक्सेलरेटेड इनर्शिया होता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है इनर्शिया? इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो रेस्ट वाली पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओ तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। कैसे? यही बात है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बिकॉज द स्टैटिक ऑब्जेक्ट हैज द इनर्शिया। जब आप उसको, वो वही फुटबॉल वहीं पड़ी हुई है ना, जब आपने फुटबॉल को पैर से मारा तो आपने क्या किया? फोर्स लगाया, और फिर फुटबॉल ने क्या किया? अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो मतलब वो स्टैटिक क्यों बनी रही? क्योंकि उसमें क्या था? इनर्शिया था। और बच्चों, ये जो इनर्शिया है ना, ये डिपेंड होता है उस ऑब्जेक्ट के वेट पर, मास पर।
किस पे डिपेंड होता है? मास पर। यही कारण है, यही रीजन है कि एक बुक जिसका मास बहुत कम है आप उसको बहुत आसानी से उठा लेते हो क्योंकि उसमें इनर्शिया कम है, और एक टेबल जिसका मास ज्यादा है उसे उठाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया किस पे डिपेंड है? इनर्शिया डिपेंड है किस पर? मास पर। तो ये सेकेंड एग्जांपल हमको ये बताता है। अब थर्ड एग्जांपल, जो टहनी पर फ्रूट लगा हुआ था, राइट, समझो यहां पे फ्रूट लगा हुआ था, आपने क्या किया? टहनी को हिलाया, तो टहनी ने तो अपना पोजीशन चेंज किया। क्या फ्रूट पर उस वक्त फोर्स लगा? नहीं लगा। तो टहनी ने अपना पोजीशन चेंज किया, फ्रूट तो वहीं पर है ना, तो फ्रूट वहीं पर रहने की वजह से क्या हो गया? गिर गया, क्योंकि फ्रूट में क्या है? खुद का इनर्शिया है। आपने टहनी के पोजीशन को चेंज किया, ब्रांच के पोजीशन को, चेंज द पोजीशन ऑफ द ब्रांच, बट फ्रूट वांट टू रिमेन देयर ओनली बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, राइट? ओके, अब इलेक्ट्रिक फैन है, कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। आपने क्या किया? स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया तो भी वो कैसा रहना चाहता है? मोशन में ही रहना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत बंद नहीं होता, वो धीरे धीरे बंद होता है। बंद होने का रीजन क्या है? अगर मान लो एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता, आसपास कोई फोर्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो बच्चों वैसा ही घूमते रहता बटन बंद कर देने के बाद भी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो वो स्टैटिक ही रहना चाहता है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो ये सारे एग्जांपल आपको क्या बता रहे थे? इनर्शिया। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इनर्शिया, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which resist change in position. If it is in the state of rest, object want to remain in the rest. If the object is in the motion, it want to be remain in the motion. तो इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ओके बच्चों, अब इनर्शिया समझने के बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट समझने वाले हैं, ये खाली ये जो एग्जांपल्स थे आपको क्या बता रहे थे? इनर्शिया बता रहे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और यहां पे हम स्टार्ट कर देते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले जो एग्जांपल्स हमने समझे वो एग्जांपल किसके थे? इनर्शिया के थे। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये इनर्शिया पर बेस्ड है, क्योंकि बहुत बार इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए, राइट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब इसके लिए एक एक्टिविटी करना है। आपको क्या करना है? एक ग्लास लेना है, इस ग्लास में आप सैंड भर दो, रेत भर दो। ये रेत जो है खाली ग्लास का वजन जो है ना वो बढ़ाने के लिए है, और इसके ऊपर आप क्या करो? एक कार्डबोर्ड रख दो। आपने क्या रख दिया? कार्डबोर्ड रख दिया ग्लास पर। अब यहां पर एक 1 रुपीज का कॉइन रखो। सर्कस में आपने बहुत बार या टीवी शोज में आपने देखा होगा, एक जोकर जैसा व्यक्ति जो है ग्लास में 4 ग्लास में पानी भर के लिए एक तख्ते पे रखता है, और ऊपर एक और तख्ता रखता है, उसके ऊपर 4 अंडे रखता है, और बाद में वो क्या करता है? एक छड़ी से वो जो पुट्ठा उसको जोर से मारता है, पुट्ठा निकल जाता है, 4 अंडे पानी में चले जाते हैं। ये एक्टिविटी आपने कई बार कुछ शोज में देखी होगी। बस वैसे एक्टिविटी हमें करनी। यहाँ पे मैंने 1 रुपीज का कॉइन रखा। अब मैंने क्या किया? जोर से इस तख्ते को मारा, तख्ता क्या हो गया? आगे चला गया। इस कॉइन के साथ में क्या होगा? बता सकते हो कॉइन के साथ में क्या होगा? ये कॉइन क्या होगा? जो रेत से भरी हुई ग्लास है उस पे आके गिर जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया था किस पे लगाया था? इस तख्ते पे लगाया था, इस वजह से ये आगे चला गया। इस पर फोर्स लगाया था क्या? मैंने नहीं। तो फिर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा। तख्ता तो निकल गया, मगर ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के इसमें इस ग्लास में आकर के गिर गया, क्योंकि इसमें क्या था? इनर्शिया था।
ठीक है, एक बार फिर से न्यूटन फर्स्ट लॉ देख रहे हैं तो इनर्शिया देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको ये एक्टिविटी दी गई है। सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जैसे मैं बताते जाऊंगा आप रीड करते जाओ, बाद में आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करा दूंगा ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। बहुत बार ऐसा होता है जब आप खाली लेक्चर सुनते हो तो आपको लगता है कि ये सब पता नहीं टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया हुआ है, इसलिए अभी मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं साथ में टेक्स्ट बुक रखूंगा, जो जो पार्ट मैंने करा दिया मैं एक बार वापस टेक्स्ट बुक से लास्ट में उसको रीड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या पढ़ा। जब आप ये वीडियो देखते हो तो आप टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो बच्चों, आपको बहुत फायदा होगा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और कंसेप्ट समझो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके बारे में आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके। अब बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? आपने टग ऑफ वार देखा होगा, रस्सी खींच, 5 लोग यहां पर है 5 लोग यहां पर है, जब दोनों एक इक्वल फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो रोप है ना वो स्टेशनरी रह जाता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, राइट। तो फिर यहां पे जितना फोर्स है उतना फोर्स यहां पर है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स की वजह से कोई मोशन नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है? स्टेशनरी रहता है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, और बीच में लगेगा फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहां के लोगों ने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया तो जो रोप का सेंटर है वो क्या होगा? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? जिन लोगों ने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया था उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहां का फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। याद रखना, बैलेंस फोर्स कभी भी वर्क नहीं कर सकता। आप 10 घोड़े इधर लगा दो, 10 घोड़े इधर लगा दो, बोलो अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, अगर उनका फोर्स सेम है तो फिर कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। तो किसी एक्टिविटी को होने के लिए क्या जरूरी होता है? अनबैलेंस फोर्स जरूरी होता है। जैसे मैंने एक बुक को टेबल पे रखा हुआ है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स बुक को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, मगर टेबल क्या कर रहा है? उसको ऊपर की तरफ रखने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों फोर्स क्या हो गए हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, और एक दूसरे को इन्होंने क्या किया? बैलेंस करके रखा हुआ है। करके बुक क्या है? वहीं पे पड़ी हुई है। अब बुक की जगह पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर जो ये टेबल सहन नहीं कर पाए उसको मैं लाके रखूं तो उस वक्त नीचे वाला फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, और वो नीचे वाला फोर्स बढ़ गया और ये जो टेबल फोर्स लगा रहा है ना वो फोर्स कम हो गया। परिणाम क्या होगा? वो पत्थर गिर जाएगा टेबल को तोड़ करके। तो ये काम किसने किया? अनबैलेंस फोर्स ने किया। तो अगर फोर्सेस बैलेंस है तो वर्क नहीं होगा, अनबैलेंस है तो क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, अब ये किसके बारे में हो गया? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अब यही बात न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए एप्लीकेबल है। अब ये क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो कितना इजी है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप पढ़ते ही समझ जाओगे क्या कहेगा। पहले तो इनर्शिया की बात आती है, तो क्या आएगा? एन ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट, किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट और इन state of uniform motion, in state of uniform motion along a straight line, unless an external unbalanced force acts on it। बस यही क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है।
ठीक है, अब सुनो क्या कहता है ये, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में सीधी लाइन में जा रहा है तो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वो वही देखो, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। अब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो क्या उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? अगर ऑब्जेक्ट जमीन पे पड़ा हुआ है तो क्या उसके ऊपर फोर्स, यस उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर वो रेस्ट पे है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रहा है, और उसका मास जो है वो उसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, जो उसको ऊपर की तरफ रख रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल होने की वजह से अब वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है। लेकिन अगर मैंने एक अनबैलेंस फोर्स, मैंने पैर से इसको किक किया तो मैंने क्या लगा दिया? अनबैलेंस, मैंने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, तो फोर्सेस क्या हो गए? अनबैलेंस हो गए, और अनबैलेंस होने की वजह से अब ये क्या होगा? आगे की तरफ मूव हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, लीनियर सीधा चलते आ रहा है, अगर इसके ऊपर, अब जब वो सीधा चलते आ रहा है तो भी इसके ऊपर क्या है? फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मगर ये फोर्सेस कैसे? बैलेंस है। अगर आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स अपनी तरफ से लगा दिया, उसको रोकने की कोशिश की, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुक जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट अनंत काल तक चलता जाएगा और कहीं भी जाकर के नहीं रुकेगा, ऐसा ये लॉ कहता है, और ये ट्रू भी है। जब आप किसी गेंद को जमीन पर ढकेलते हो, वो गड़गड़ाते हुए आगे जाती है। अब वो रुकती क्यों है? क्योंकि जमीन के अंदर ना फ्रिक्शन का फोर्स होता है, हवा रहती है, फ्रिक्शन, हवा, सब चीजें उस पर एक्ट होकर के उसको रोक देती हैं। ये कौन से फोर्स हो गए? अनबैलेंस फोर्स हो गए। अगर ये फोर्सेस को हटा दिया जाए तो एक बार आपने गेंद को जमीन पर गड़गड़ा दिया तो आगे चलते चलते कहीं भी चली जाएगी, रुकेगी नहीं। ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट लॉ आपको टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ देता हूं। ठीक है, अभी देखो, when an object is at a rest in a uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. समझे? हम अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, या यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। Actually, there are number of forces acting on it, but they cancel one another so that net force is zero. जैसे मैंने आपको बताया था टग ऑफ वार में, इधर जितना फोर्स लग रहा है उधर उतना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसके लिए उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। किस पर? रस्सी पर। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, उस पर भी बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, लेकिन सारे फोर्सेस क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। Newton's first law explain the phenomenon of inertia, that is inability of an object. Inertia का definition देखो, inability of an object to change its state of motion on its own. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, वो मोशन में ही रहना चाहता है। It also explain the unbalanced force which causes a change in the state of object at rest or in a uniform motion. मतलब अगर आपको कोई पूछेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कौन से दो फैक्टर्स पर बेस्ड है, तो बच्चों सबसे पहला फैक्टर है इनर्शिया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, क्योंकि उसमें क्या है? इनर्शिया है। और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। जब ऐसे ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो फिर ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी इनर्शिया को चेंज कर देता है। यानी इनर्शिया चेंज करने के लिए क्या जरूरी है? अनबैलेंस फोर्स जरूरी है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक बार फिर से देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force act on it. जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा।
इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। मेरे ख्याल से काफी इजी लॉ है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आप न्यूटन का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ देखोगे, और फिर लास्ट में एक और वीडियो बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में आपने क्या क्या देख लिया? आपने देख लिया पहले तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, फिर उसमें वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं या स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, सरकमफरेंस अपॉन टाइम के बेसिस पर। फिर आपने देखा व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। ओके, जब तक कि हाँ बस यही क्या हो गया, इनर्शिया हो गया। और फिर आपने देखा अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, राइट, और फिर आपने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। इसको टेक्स्ट बुक के साथ में ले रह करके पढ़ोगे, इसलिए मैं जानबूझ करके अभी वीडियोस में टेक्स्ट बुक रख रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ ये हमारे टेक्स्ट बुक की चीज़ है, हमारे टेक्स्ट बुक का ही लेसन है जो हमें समझना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।